हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, आज के इस वीडियो के अंदर हम नेशनल इनकम का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका एक प्रॉपर तरीके से पूरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने जा रहे हैं। नेशनल इनकम जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 और भी वेरियस लेवल्स पे पढ़ाया जाता है, इसका सबसे पहला चैप्टर होता है, सबसे बेसिक चैप्टर। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करते हैं नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं फटाफट से बोलूंगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही हो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरीके से एक अपडेट मिलते चले जाए। तो नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे बच्चों। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे सिंपल और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इस चीज़ को आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं बच्चों। ये देखिए, मैं इसको हाईलाइट करने के लिए एक ब्लू पेन या ग्रीन पेन से लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हाउस होल्ड और फर्म्स दो ही सेक्टर इकोनॉमी है। वैसे तो आपके और भी सेक्टर इकोनॉमीज हो सकता है, 3 सेक्टर 4 सेक्टर, बट आप सभी के सीबीएसई के सिलेबस के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल ही आपके सिलेबस में डाला गया है। यानी कि हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम करते हैं कि 2 ही सेक्टर्स हैं। तो हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या क्या जाता है बच्चों? फैक्टर सर्विसेज जाता है, दैट इज इनपुट्स जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये 4 चीजें जाती है जिसे हम इनपुट बोल लीजिए, फैक्टर सर्विसेज बोल लीजिए। और इसके बदले में स्टेप नंबर 2, फर्म्स जो हैं हाउस होल्ड को पेमेंट करते हैं। क्या क्या पेमेंट करते हैं बच्चों? लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को पे करते हैं प्रॉफिट। इसे बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। तो यहां से यहां पे जाते हैं इनपुट्स और यहां से यहां पे जाता है पैसा। तो हाउस होल्ड के पास मनी आ गया। अब जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे हम आउटपुट बोल रहे हैं, ये अल्टीमेटली किसको बेचते हैं? हाउस होल्ड्स को ही बेचते हैं, जिसके बदले में हाउस होल्ड्स इनको पैसा देते हैं। जिस पैसा देते हैं मतलब इसी चीज को हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड का कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर। और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसको खरीदने के बदले में ये इनको पैसा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पूरे सर्कुलर फ्लो के अंदर 4 स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। पहला इनपुट गया, दूसरा उसके बदले में पैसा आया, तीसरा जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हाउस होल्ड को, और चौथा हाउस होल्ड जो पैसा दे रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में फर्म्स को। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको नोट करके याद रखने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? 2 सेक्टर मॉडल। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल ही है। ये वीडियो खास तौर से मैं सीबीएसई के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, जहाँ पे सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। और ये वीडियो रिविजनरी वीडियोज़ है, तो आपको यहाँ पे सारे मेन कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे रिवाइज हो जाएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये इसको पिकअप कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिएगा 2 सेक्टर मॉडल होता है, यानी कि आपको सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स ही कंसिडर करने होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, यानी कि नो गवर्नमेंट नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बाहर की दुनिया यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कंसिडर नहीं करते। इसी वजह से इसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, कि इकोनॉमी क्लोज्ड है, बाहर की दुनिया से कोई इंटरेक्शन नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है, रियल फ्लो जिसको हम बोलते हैं फिजिकल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो जिसको हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। जैसे अगर हम ये ऊपर वाले डायग्राम के अंदर से देखें तो बच्चों इसके अंदर ये वाला जो आ रहा है और ये वाला जो आ रहा है, दैट इज स्टेप नंबर 1 and 3, और स्टेप नंबर 4 and 2, इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? ये देखिए, रियल फ्लो हो गया बच्चों, रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3, जबकि मनी फ्लो हो गया स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 4। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपके आ जाते हैं। तो अगर एग्जाम में बाय चांस क्वेश्चन आता है तो रियल फ्लो का मतलब जहाँ पे फिजिकल गुड्स का आना जाना रहता है, जिसे इनपुट और आउटपुट बोल सकते हैं, और मनी फ्लो जिसे नॉमिनल फ्लो बोल रहे हैं, इसका मतलब जहाँ पे पैसों का आना जाना रहता है।
इसके अंदर ये भी अजम्पशन ध्यान रखनी है कि यहाँ पे नो इंजेक्शन या लीकेजेस, यानी कि कोई भी सर्कुलर फ्लो के अंदर सेविंग्स नहीं है, या गवर्नमेंट टैक्सेस इंट्रोड्यूस नहीं कर रही, सब्सिडीज नहीं है, कोई भी इंजेक्शन या लीकेजेस नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो भी चीज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्लेन करी जाती है, जैसे कि बैलेंस शीट, एग्जाम्पल हो गया बैलेंस शीट। और फ्लो कॉन्सेप्ट होता है जो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे 12 महीने के लिए बनाया जाता है, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो इस तरीके से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टॉक वर्सेस फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर इस तरीके से भी आ सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को आपको एक और एंगल से भी याद रखना है बच्चों, जो ये पूरा सर्कुलर फ्लो है इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन फेज, जिसे हम जनरेशन ऑफ इनकम फेज भी बोल सकते हैं। दूसरा फेज आता है इनकम फेज, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं। और तीसरा फेज आता है एक्सपेंडिचर फेज, जिसे हम डिस्पोजिशन यानी कि डिस्पोजल ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं। तो ये 3 फेजेस होते हैं। आगे जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा यानी कि न्यूमेरिकल वाला पार्ट रिवाइज करवाऊंगा, तो आपको ये पता लगेगा, याद आएगा कि भाई यही 3 मेथड्स बन जाते हैं। इसे वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, इसे इनकम मेथड बोलते हैं, और इसे एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। तो ये 3 फेजेस यानी कि 3 आपके अलग अलग मेथड्स बन जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आगे जाके आपको यही समझ में आएगा। इसके अलावा और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों, ये देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे यहाँ पे, जैसे कि कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं जो जिनकी क्लैरिटी होना बड़ा ज़रूरी रहता है। सबसे पहला आता है डोमेस्टिक टेरिटरी का, जिसे इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय डोमेस्टिक टेरिटरी? मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है ना। अब इंडिया है, ये इंडिया का जो भी पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है इसे तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते ही बोलते हैं। इसके अंदर कुछ स्पेशल आइटम्स होती हैं जो इंक्लूड होती हैं और एक्सक्लूड होती हैं। सबसे पहला होता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। कई बारी कोई मान लीजिए इंडिया के अंदर इंसान रह रहा है, यानी कि इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, और ये बाहर किसी कंट्रीज के बीच में शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को रन कर रहा है। तो जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स को रन कर रहा होता है बाहर की कंट्री के अंदर, ठीक है ना, इसको भी हम इंक्लूड करके चलेंगे अपनी नेशनल इनकम के अंदर, मतलब इसको भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। अगला आता है बच्चों फिशिंग वेसल्स एंड रिग्स इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। ये जो लैंड एरिया है इसके आगे एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है पानी के अंदर। पानी के अंदर ना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, इसका मतलब EEZ बोलते हैं इसे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब कि ऐसा पार्ट हो गया जहां पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो इसके ऊपर राइट सिर्फ और सिर्फ इंडिया का होगा। तो यहाँ पे कोई ऑयल वेसल लगा रखा है, कोई फिशिंग वेसल लगा रखा है, ये भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट को बहुत इलेबोरेट करा जा सकता है, बट क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है हम इसको एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेके चलेंगे। एम्बेसीज, कोई भी आपका मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स अब्रॉड हैं, इसका मतलब जैसे मान लीजिए कोई इंडियन एम्बेसी है अमेरिका के अंदर या बाहर, कोई इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, वो भी इंडिया का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है ना। जो भी इंडियन एम्बेसी बाहर होती है इसको भी इंडिया का पार्ट ही माना जाता है, ठीक है। इसी हिसाब से डिलीशन मतलब ये डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। कोई भी फॉरेन एम्बेसी है बाहर का, कोई मान लीजिए US एम्बेसी इंडिया के अंदर है, इसको इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि फॉरेन कंट्री यानी कि USA का ही पार्ट है। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WHO हो गया, WTO हो गया, यूनाइटेड नेशंस, इनका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डिंग वगैरह कुछ भी हो गया तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है बच्चों नॉर्मल रेजिडेंट्स का, ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ये अगेन बेसिक्स हम रिवाइज कर रहे हैं सारे के सारे। सबसे पहला आता है रेजिडेंटशिप। इट इज ऑल्सो नोन एज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। रेजिडेंटशिप को हम और किस नाम से जानते हैं? इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कंडीशंस होती है जो फुलफिल करनी होती है। मोर देन 1 ईयर इन दैट कंट्री, कोई भी इंसान 1 साल से ज़्यादा के लिए उस कंट्री में रह रहा है, एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज ऑल्सो इन दैट कंट्री।
मतलब 1 साल से ज़्यादा उस कंट्री में रह रहे हो, और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, वहीं पे आप अर्न कर रहे हो, वहीं पे आप सेव कर रहे हो, वहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वहीं पे आप खर्चा कर रहे हो, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो जब अगर ये दोनों कंडीशन कलेक्टिवली फुलफिल हो जाती है तो उसको बोलते हो कि आप उस कंट्री के रेजिडेंट हो। इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। जबकि एक सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आता है, इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे या तो आप उस कंट्री में पैदा हुए हो, बॉर्न इन द कंट्री, या फिर आप वहाँ की लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हो, तो उस केस के अंदर क्या होता है, आप वहाँ के सिटीजन माने जाते हो। यहाँ तो आप पैदा हो गए उस कंट्री में, या फिर लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी हो। तो इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। किसके? रेजिडेंटशिप के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। ये तो मैंने कुछ एक डिफरेंस के तौर पे करवा दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिडेंटशिप एंड सिटीजनशिप। ये एक छोटा सा डिफरेंस हो गया। फिलहाल के लिए हम रेजिडेंटशिप के कुछ स्पेशल केसेस करने जा रहे हैं। जैसे कोई फॉरेन टूरिस्ट है, बाहर से कोई बंदा आया घूमने के लिए, इसको इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, बाहर कोई अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर कोई बाहर से स्टाफ बुलाया जा रहा है, वो भी पार्ट नहीं माना जाएगा। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी पार्ट नहीं बनेगा। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पार्ट नहीं बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये एम्प्लॉयज जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ये वाली कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो उसको इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो उसको फिर उसी कंट्री का पार्ट माना जाएगा जिस कंट्री का वो है। क्रू मेंबर्स, कोई शिप आ रही है जा रही है, वहाँ पे लोग हैं, ठीक है ना, और लोग स्टे ओवर के लिए रुकते हैं, तो अगर वो टेम्पररी बेसिस पे रुक रहे हैं 1-2 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए, तो वो रेजिडेंट नहीं होंगे। बट अगर वो भी कंडीशन फुलफिल कर देते तो वो भी बन जाएंगे। बॉर्डर वर्कर्स, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे कोई बंदा काम कर रहा है, वो पाकिस्तान जाता है, काम करके वापस आ जाता है, तो उसको उसी कंट्री का रेजिडेंट माना जाएगा जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे उसका घर है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं बॉर्डर वर्कर्स। तो ये स्पेशल केसेस हो जाते हैं कुछ। यहाँ पे इफ एंड बट्स आपके दिमाग में बहुत सारे आ सकते हैं कि सर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो क्या होगा। अगेन छोटे मोटे बातें हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन आता है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। बच्चों फैक्टर इनकम होती है, फैक्टर इनकम 2 वे होती है। इट इज 2 वे। 2 वे का मतलब आप गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, उसके बदले में जो पैसा मिल रहा है, इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। जबकि ट्रांसफर इनकम इज वन साइडेड। आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दिया, आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दिया, फिर भी आपको पैसा मिल रहा है, इसको बोलते हैं वन वे, वन साइडेड और यूनिलैटरल इनकम। फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, जबकि ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो फैक्टर इनकम का मतलब दैट इज रिसीव्ड फॉर फैक्टर सर्विसेज, दैट इज अगेंस्ट लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्राइज। इन सब के बदले में आपको जो भी रिटर्न में मिलता है, जैसे कि लैंड के बदले में रेंट, लेबर वेजेस देता है, इंटरेस्ट देता है, कैपिटल और एंटरप्राइज प्रॉफिट देता है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, एक ही बड़ा मेजर क्लासिफिकेशन आता है गुड्स का। अल्टीमेटली गुड्स आपको ध्यान में रखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। अल्टीमेट यूज क्या है भाई प्रोडक्ट का, उस पर डिपेंड करेगा कि आप प्रोडक्ट को कैसे क्लासीफाई करोगे, गुड्स को, बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स। तो अल्टीमेट क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करता है, क्लासिफिकेशन यूज के ऊपर। यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बाउंड्री का। बाउंड्री होती है ना, हमारे पास एक बाउंड्री होती है, उस इकोनॉमिक बाउंड्री को अगर पार कर जाए तो उस गुड को बोलेंगे हम फाइनल गुड, ठीक है ना। तो वो वाला कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख सकते हैं। नेशनल इनकम ओनली इंक्लूड्स फाइनल गुड्स, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है ना। नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ फाइनल गुड्स आते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आते, अदरवाइज डबल काउंटिंग हो सकती है। तो आइए इसको भी एक बार रीड करते हैं। गुड्स के बारे में यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रखा है। सबसे पहले आते हैं 2 तरीके के गुड्स, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो होते हैं या तो कंजम्पशन हो जाए उनका, यानी कि कंजम्पशन गुड्स, या फिर कैपिटल गुड्स, दैट इज जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही हो। या तो कोई कंज्यूमर या कोई भी बंदा उसको यूज अप कर ले तो उसे कंजम्पशन गुड्स बोलेंगे, फाइनल गुड्स का वो पार्ट हो गया। या फिर कैपिटल गुड्स जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो उसे बोलेंगे कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो या तो रीसेल के लिए आप लेकर आए हो, या फिर फॉर फर्दर प्रोडक्शन लेकर आए हो,
विद इन द सेम ईयर। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स है। जैसे एग्जाम्पल लेके चलिए, आप दूध खरीद के लेकर आए, अगर तो आप दूध को पी गए तो वो कंजम्पशन गुड्स हो गया। अगर आप दूध को रीसेल कर रहे हो तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। अगर आपने दूध का दही बना दिया तो उसे बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो गया और क्योंकि वो सेम ईयर के अंदर यूज हो गया। ठीक है ना। तो कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, जिन गुड्स की कंज्यूमर की डिमांड होती है, डायरेक्टली वो यूज करते हैं। ये ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सर्विसेज सब कुछ हो सकती है। अल्टीमेटली हाउस होल्ड यानी कि कंज्यूमर उसको यूज करना चाहिए। अच्छा, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, या तो इनमें इन्वेस्टमेंट करी होती है या कोई अनसोल्ड स्टॉक। अब ये फर्दर प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? कोई बड़ी मशीन है जो रॉ मटेरियल लेके आउटपुट निकाल रही है, यहाँ पे फर्दर प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ। जबकि यहाँ पे फर्दर प्रोडक्शन का मतलब ये था कि आप दूध लेकर आए, दूध का आपने दही बना दिया, तो दूध यानी कि मिल्क जो है वो अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी लूज करता है। ये फर्दर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे आइडेंटिटी लूज हो जाती है। ठीक है ना, आइडेंटिटी ही लूज हो जाती है। जबकि यहाँ पे आइडेंटिटी लूज नहीं होती है, यहाँ पे तो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगता है उल्टा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बात करते हैं मशीन के ऊपर, यहाँ पे आइडेंटिटी लूज हो जाती है। यहाँ पे आइडेंटिटी लूज कैपिटल गुड्स के अंदर नहीं होती है। तो ये फर्क आ जाता है। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, इसको आप ध्यान से करके जाएं, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये जो तीसरा पॉइंट था ना, इसको पढ़िए। गुड्स यूज्ड इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स, अनसोल्ड स्टॉक इज नोन एज फाइनल गुड्स। तो आपने मान लीजिए 100 किलो कुछ सामान खरीदा, जिसमें से सिर्फ 70 किलो इस्तेमाल किया, तो इस 70 किलो को बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड। अगर 30 किलो आपने इस्तेमाल नहीं किया और वो अनसोल्ड पड़ा हुआ है, तो इसको फिनिश्ड गुड्स के अंदर क्लासीफाई कर देंगे। हेंस द थर्ड पॉइंट कि आपको सेम ईयर के अंदर उस प्रोडक्ट को यूज करना होता है। तो ये तीसरा पॉइंट निकल के आता है। तो ये कुछ बेसिक्स थे। इसके अलावा एक और बेसिक्स का हमारा एडजस्टमेंट्स है। नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको शेयर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होता है, तो आपको उस टाइम पे ध्यान रखना है, ये कुछ एडजस्टमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एडजस्टमेंट्स करे बिना आप न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1, पहला एडजस्टमेंट क्या है? ग्रॉस और नेट के बीच का। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 ये है, ग्रॉस और नेट के बीच का। अगर ग्रॉस से नेट की तरफ जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, अगर नेट से ग्रॉस की तरफ जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा। नोट, डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम है। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। डेप्रिसिएशन लगता क्यों है? ड्यू टू वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम ग्रॉस से नेट की तरफ जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, नेट से ग्रॉस की तरफ जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT माइनस होता है, और फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस की तरफ जाते हैं तो NIT प्लस होता है। NIT का मतलब क्या है बच्चों? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसा टैक्स जो आप पब्लिक गवर्नमेंट को पे करती है, बट डायरेक्टली नहीं, किसी के थ्रू। देखिए ना, यहाँ पे मैंने बीच में शॉप बना रखा है। 2 तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जो आप किसी के थ्रू पे कर रहे हो गवर्नमेंट को। तो पब्लिक पे कर रही है गवर्नमेंट को बट थ्रू अ शॉप, तो इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। और गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है पब्लिक को, जैसे LPG सिलेंडर वगैरह के ऊपर, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एडजस्टमेंट नंबर 2। और तीसरा एडजस्टमेंट क्या है बच्चों? नेशनल और डोमेस्टिक। जब हम नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जा रहे हैं तो NFIA माइनस करेंगे, जब डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रहे हैं तो NFIA प्लस करेंगे। व्हाट इज NFIA? इट रिप्रेजेंट्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी हमने पीछे रिवाइज किया। व्हाट इज फैक्टर इनकम? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में पैसा मिलता है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज के बदले में जो आपको इनकम मिलती है, दैट इज लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन सबको बोलते हैं फैक्टर इनकम। नेट का मतलब क्या हो रहा है? कि बाहर से जो आ रहा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज पॉइंट नंबर 1, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दैट इज पॉइंट नंबर 2।
इस चीज़ को समझने के लिए ये डायग्राम देखिए छोटा सा हमने कैसे कर रखा है। ये देखिए, ये रहा डोमेस्टिक टेरिटरी, ये रहा डोमेस्टिक टेरिटरी, इसका कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज किया था। अब बाहर से पैसा आ रहा है, यूएसए से पैसा आ रहा है, इसे बोलते हैं पॉइंट नंबर 1 दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और पॉइंट नंबर 2 ये बाहर पैसा जा रहा है, इसे बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इसे बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जब हम फ्रॉम -2 कर देते हैं तो जो बचता है इसे नेट बोलते हैं, दैट इज NFIA। तो NFIA का मतलब क्या हुआ, 1 - 2, दैट इज जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं तो हमें NFIA प्लस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा एडजस्टमेंट नंबर 3 आ जाता है यहाँ पे हमें, जिसका ध्यान रखना है डोमेस्टिक टेरिटरी का, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा दिए हैं। होपफुली आपको ये वीडियो और ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा कि आपके एग्जाम से जस्ट पहले आप सभी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकें। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से क्या होगा कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे कुछ वीडियोस ढूंढ रहे होंगे तो यूट्यूब अपने आप ही ये वीडियो को उन तक पहुंचाता है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इसी तरीके से वीडियोस आगे भी चाहिए। आप में से किसी स्टूडेंट को भी कोई डाउट हो तो ये रहा मेरा ऊपर इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके भी मुझे बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा या आपको क्या डाउट्स आए या अगला टॉपिक किस चीज़ का चाहिए, ताकि मैं उसी तरीके से आपके लिए और भी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।